चलाना, ठीक है। हाय एवरीवन, सो टुडे वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन इनफ्रेंस। सो आज हम बात करेंगे इनफ्रेंस के कुछ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ है, तो इन्हीं पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट x1 अप टू xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कामा थीटा स्क्वायर। इसका जो मीन है वो थीटा है और वेरिएंस थीटा स्क्वायर। एंड हमारे पास दो स्टैटिस्टिक गिवन है, T1 दैट इज समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n xi एंड T2 समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n xi स्क्वायर। ये दो स्टैटिस्टिक हमारे पास है, T1 और T2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एंड आर करेक्ट। हमें देखना है कि इनमें से हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। हमें दिखाना कि अनबायसनेस और कंसिस्टेंसी, मतलब ये दो प्रॉपर्टी हमारे पास है। क्राइटेरिया फॉर ए गुड एस्टिमेटर में हम पढ़ते थे, एक तो पढ़ते थे हम कंसिस्टेंसी, अनबायसनेस, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी और कंप्लीटनेस। ये सब हम पढ़ते थे क्राइटेरिया फॉर ए गुड एस्टिमेटर, ठीक है। तो इसी में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कंसिस्टेंसी और अनबायसनेस पे, ठीक है। तो इन दो का हम डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन के थ्रू कि कंसिस्टेंसी और अनबायसनेस होता ही है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो एक्स आई है, यहाँ x1 वो किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल थीटा कामा थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन एक्स आई किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल एन थीटा कामा एन थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। हम अनबायसनेस के लिए हम क्या करते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। अगर ये हुआ तो हम बोलते थे कि टी इज़ अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है। टी इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थीटा, ये हम देखते थे, ठीक है। तो यही हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी किसके बराबर आना चाहिए, थीटा के बराबर, तब हम बोल देंगे कि वो अनबायसनेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, T1 स्क्वायर, तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर। एंड वी ऑलरेडी नो कि वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर, ये हमें पता है। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे, या इसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे, वेरिएंस वाली। वेरिएंस हम किससे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर। सो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स हम कहाँ से निकालेंगे, दिस, क्योंकि T1 अगर हम लेंगे समेशन एक्स आई तो इसका मीन कितना होगा, एन थीटा, और वेरिएंस एन थीटा स्क्वायर। सो हम ऐसे लिखेंगे एन थीटा स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर, दैट इज एन थीटा का होल स्क्वायर। सो यहाँ से क्या होगा, एन थीटा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू एन प्लस एन स्क्वायर टू थीटा स्क्वायर, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर किसके बराबर आया, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर आया। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर डिवाइड बाई एन प्लस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। बट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, T1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर के बराबर नहीं आया ना, ये एन स्क्वायर के बराबर नहीं आया। या हम ऐसे एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम डिवाइड बाई एन स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड बाई एन स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से भी हमें ये पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से एन स्क्वायर को बाहर लेंगे, एन स्क्वायर यहाँ पे क्या बचा, 1 बाई एन प्लस 1 थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, दिस एंड दिस गोज, बट अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वायर। सो ऑप्शन ए जो हमारे पास है दिस इज इनकरेक्ट,
ठीक है, ये था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे। बी क्या है? T2/2n, ये किसके बराबर दिखाना है हमें? थीटा स्क्वायर के बराबर। देखो इसको हम कैसे करेंगे। T2 हमारे पास क्या है? T2 इज समेशन एक्स आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये हमारे पास T2 है। सो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर T2 निकालेंगे, so this is expectation of summation I is equal to 1 to n x I square। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा बाहर? summation I is equal to 1 to n expectation of x I square। so यहाँ से summation किस में कन्वर्ट होगा? n में, क्योंकि I is equal to 1 to n। expectation of x I square किसके बराबर होगा? वेरियंस ऑफ x I प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x I का होल स्क्वायर। सो यहाँ से variance of x, this is theta square plus this is theta square, तो यहाँ से this is equal to n to theta square। ठीक है, तो यहाँ से so expectation of T2 upon n is equal to theta square। expectation of T2 divided by 2n is equal to theta square। सो यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 अपॉन 2n, मतलब T2 अपॉन 2n इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये था अनबायसनेस। अनबायसनेस हम कैसे चेक करेंगे? ये तो मैंने आपको बताया कि अनबायसनेस हम कैसे चेक करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज़ इक्वल टू थीटा के बराबर जब होगा तब अनबायस होगा। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी ग्रेटर देन थीटा हुआ या एक्सपेक्टेशन ऑफ टी लेस देन थीटा हुआ, इसमें बोलेंगे हम पॉजिटिव अनबायसनेस, इसमें बोलेंगे हम नेगेटिव अनबायसनेस। ठीक है, और बायसनेस किसके बराबर होता है? बायसनेस ऑफ टी इज़ इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? वेरिएंस ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा का होल स्क्वायर। जब एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा के बराबर आएगा तो बायसनेस उसके बराबर, बायसनेस उस केस में वेरिएंस के बराबर होता है। यह आपने इन्फ्रेंस में पढ़ा हो। नाउ अब हम कंसिस्टेंसी पे जाएंगे। कंसिस्टेंसी में हम क्या करेंगे? सो रहा है? सो देखो कंसिस्टेंसी में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी हम तीन तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालेंगे, जो भी हमारे पास रेंज गिवन होगा, अगर डिस्क्रीट हुआ तो डिस्क्रीट केस में या कंटिन्यूस के केस में। दूसरा आता है हमारे पास वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तीसरा आता है हमारे पास चेबीशेव। चेबीशेव से हम कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी को प्रूव भी करते हैं, और चेबीशेव इनइक्वालिटी से भी हम यहाँ से कंसिस्टेंसी को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में जो हमारे पास है ये दो पार्ट्स, इसमें हम क्या करेंगे यूज़? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स सिंपली सेज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार थीटा के बराबर या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई एग्जिस्ट करना चाहिए, और वेरिएंस ऑफ एक्स आई फाइनाइट होना चाहिए। ये हम देखते हैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, किंचन्स वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स में। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑप्शन देखते हैं T1 स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। हमें ये दिखाना है T1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कंसिस्टेंट होगा थीटा स्क्वायर।
देखो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई होता है ये बराबर होता है थीटा के, ये हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है, ठीक है। बाई वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स हम इसको बोल सकते हैं, बाई वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, ये इसके बराबर होता है। सो टी के खुद किसके बराबर है, टी इज़ इक्वल टू समेशन एक्स आई, ये भी हमें पता है। अगर हम यहाँ से देखेंगे टी डिवाइड बाई एन इज़ इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई, ये इसके बराबर है क्योंकि टी क्या है, टी समेशन एक्स आई है। अब इसका हमने डिवाइड में एन लिया और इसका भी डिवाइड में, ये क्या बना एक्स बार, एक्स बार क्या है, एक्स बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ये हमने ऑलरेडी देखा बाई वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। या यहाँ से भी हम बोल सकते हैं ये और ये हमेशा ट्रू होंगे। जब भी पॉपुलेशन मीन एग्जिस्ट करेगा हम उस केस में बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है, यह हम हमेशा बोलेंगे। नाउ टी बाई एन इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई, ये किसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा, ये थीटा का होगा क्योंकि ये एक्स बार है। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स फॉलोज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो ये लेस देन होगा 1 - 1 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर। यहाँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी साथ लगाना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हम यहाँ से अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर आएगी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये इसके बराबर हुआ तो अगर हम यहाँ से टी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर करेंगे, वो किसका अनबायस है, ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा थीटा स्क्वायर का, क्योंकि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स सेटिस्फाइज इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टीज। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी होती क्या है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है लेट्स से टी, टी इज़ ए फंक्शन स्टैटिस्टिक है, अगर इसका अनबायस एस्टिमेटर थीटा है, हम बोल सकते हैं कि जो थीटा स्क्वायर होगा वो अनबायस एस्टिमेटर होगा, अगर टी स्क्वायर अनबायस एस्टिमेटर होगा थीटा स्क्वायर इन पी, ये है अनबायस, ये है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। अगर टी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का और टी स्क्वायर होगा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर किसका, थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इसमें कंडीशन है कि फंक्शन होना चाहिए 1 फंक्शन एंड इंक्रीजिंग होना चाहिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। नाउ ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास ट्रू है, वह हमने ऑलरेडी ट्रू किया। अभी यहाँ पे हमने देखा कि टी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज़ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा स्क्वायर, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर डी पे हम जाएंगे, दैट इज T2/2n is consistent for theta square. सो यहाँ पे डी पार्ट जो हमारे पास है वो है T2/2n किसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा थीटा स्क्वायर का, ठीक है। वायर T2 क्या है हमारे पास, समेशन एक्स आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, यह हमारे पास गिवन है।
सी T2 इज समेशन एक्स आई स्क्वायर। अगर हम यहाँ से T2 डिवाइड बाई 2n करेंगे, यहाँ से भी 2n होगा फिर, ठीक है। और 1/2 ये किसके बराबर है? x बार के बराबर। 1/2 x बार के बराबर। सो x बार किसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा? एक मिनट, यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर है हमारे पास, सो ये होगा 1/2 एक्सपेक्टेशन। अगर हम लेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर, सो यहाँ से 1/2n समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। नॉर्मल का केस है तो यहाँ पे आएगा 1/2n, दिस इज़ n एक्सपेक्टेशन, दिस इज़ वेरिएंस ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये n और ये n कैंसल आउट। 1/2 व्हाट इज़ वेरिएंस ऑफ x? वेरिएंस ऑफ x क्या है हमारे पास? दैट इज n थीटा स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ x देखना है, वेरिएंस ऑफ x थीटा स्क्वायर है, वेरिएंस ऑफ x थीटा स्क्वायर है, और इसका भी थीटा स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x हम देख रहे हैं, इसका वेरिएंस देख रहे हैं, नॉट वेरिएंस ऑफ एक्स आई। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, नॉट समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 2 थीटा स्क्वायर, 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं T2 अपॉन 2n इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा स्क्वायर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी सी डी क्या होगा फिर? ट्रू होगा। बी सी डी, सो बी सी डी आर ट्रू। ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आज का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, इसमें क्या निकालना है, इसमें भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर दिखाना है हमें। एंड आप याद रखना जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है, अगर हम बात करेंगे MLE का, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, उसमें जो हमारे पास होता है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, जो MLEs होते हैं वो ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होते हैं, और MLEs मे नॉट बी यूनिक, MLEs यूनिक नहीं होते, ठीक है। अगर किसी का फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है MLE, वहाँ पे 2 केसेस है, दोनों मेथड से हम देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन मतलब कंसिस्टेंसी प्रूव करना है। सो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 4/θ x³ e रेज़ पावर माइनस x4 अपॉन थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 0। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं L 4/θ रेज़ पावर n समेशन xi³ e रेज़ पावर माइनस समेशन xi4 अपॉन थीटा। सो लॉग लेंगे, दिस बिकम्स लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। सो ये बनेगा n log 4 माइनस n log थीटा प्लस समेशन xi³ प्लस दिस इज log प्लस log समेशन xi³ log समेशन xi³ माइनस समेशन xi डिवाइड बाई xi4 डिवाइड बाई थीटा, ठीक है। सी फिर हम यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। जो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिया इसी को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा फिर, इसमें तो थीटा इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, माइनस n/θ, लॉग थीटा की जो डिफरेंशिएशन है वो है 1/θ, प्लस इसमें तो थीटा की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ये भी हुआ 0, माइनस समेशन xi, ये बनेगा प्लस समेशन xi4 अपॉन थीटा स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं जो माइनस और जो ये फंक्शन है इसको पुट करेंगे 0 के बराबर, माइनस n/θ इज इक्वल टू माइनस समेशन xi4 अपॉन थीटा स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल। एक मिनट,
यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू। सो थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू समेशन एक्स आई 4 अपॉन एन। थीटा और थीटा कैंसिल, तो थीटा किसके बराबर आया, एक्स बार 4। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन है कोई, एक्स आई 4, एक्स बार 4 कैसे हम लिख सकते हैं, दिस इज एक्स आई 4 डिवाइड बाई एन। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट, मतलब थीटा इज इक्वल टू समेशन एक्स आई 4 डिवाइड बाई एन, ये ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई डिवाइड बाई दिस। सो देखो ये हमने प्रूव किया कहाँ से, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। अगर आपको कंसिस्टेंट एस्टिमेटर दिखाना होगा, सबसे बेस्ट एंड सिंपलेस्ट अप्रोच है एमएलई से प्रूव करो, क्योंकि एमएलईज आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है ना, इसी का जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास, अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, देखो डायरेक्ट हम इसी पे अप्रोच करेंगे, एक्स आई 4 निकालेंगे। सब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई 4 दैट इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x4 ई रेज पावर माइनस x4 अपॉन थीटा dx, और यहाँ से 4 अपॉन थीटा बाहर, क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट कर रहे हैं। पुट x4 अपॉन थीटा इज इक्वल टू t, तो यहाँ से क्या होगा, x4 इज इक्वल टू थीटा t, 4x क्यूब इज इक्वल टू थीटा dt। सो अगर हम पुट करेंगे यहाँ से, ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई 4 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी थीटा टी ई रेज पावर माइनस टी डी टी। सो यहाँ से अगर हम थीटा को बाहर निकालेंगे, दिस इज 2 माइनस 1, सो गामा 2। सो यहाँ से क्या आया, थीटा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ यहाँ 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई 4 इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा as n tends to infinity. So 1 by n summation xi4 is consistent for theta. ठीक है, ये दो अप्रोच थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 भी हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एमएलई निकालना है। इसमें हमें एमएलई निकालना है। सो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिंपली एमएलई निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बस आपको एक आइडिया देंगे कि इन्फ्रेंस से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, एमएलई से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अनबायसनेस से कैसे क्वेश्चन पूछते, सफिशेंसी से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी जो है यूनिफॉर्म मिनिमम अनबायस एस्टिमेटर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कंप्लीटनेस पे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें मैंने पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए हैं कि बेसिक क्वेश्चंस में हम कैसे कंसिस्टेंसी, अनबायसनेस ये सब देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हुए। सी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्स के फॉलोज नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरियंस के सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, वेयर सिग्मा स्क्वायर इज नोन अननोन। देन एमएलई फॉर, हमें एमएलई किसका निकालना है, एमएलई फॉर थीटा स्क्वायर, इसका एमएलई निकालना है, मतलब हमें पार्शली डिफरेंशिएट करना है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सो देखो हम क्या करेंगे, हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। पहले हमारे पास फंक्शन है 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट 2 थीटा ई रेज पावर 1/2 समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2 थीटा स्क्वायर। 2 थीटा 2 तो ऑलरेडी आया हुआ है, सो 2 थीटा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे के थीटा है, सिग्मा स्क्वायर को यहाँ पे लिया है थीटा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर को यहाँ पे थीटा ट्रीट किया हुआ है। ठीक है, नाउ लॉग लाइक्लीहुड बनाएंगे, एल इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट के थीटा रेज पावर एन ई रेज पावर -1/2, यहाँ पे समेशन ई रेज पावर 1/2 समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन थीटा।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड। दिस इज लॉग एल इज इक्वल टू एन लॉग 1/√2 पाई √k थीटा माइनस 1/2 समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन थीटा। सो इसके बाद log L इज इक्वल टू n log 1/2 पाई। यहाँ हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, log 1 माइनस n log √2 पाई √k थीटा। माइनस 1/2 समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन थीटा। देन डेल लॉग एल बाई डेल थीटा, ये तो ज़ीरो ही बना, तो यहाँ से क्या आएगा एन लॉग 2 पाई के थीटा, क्योंकि ये दोनों अगर हम इस पे भी स्क्वायर लेंगे इस पे भी स्क्वायर, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर ये दो स्क्वायर रूट है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 1/2 दिस इज प्लस 1/2 समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन थीटा। देन एक मिनट, यहाँ पे हम log L ही मान के चलते हैं, log L देन डेल log L बाई डेल थीटा। नाउ अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन में -n/2 थीटा प्लस 1/2 थीटा स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन के। एक मिनट, log 1 माइनस, ठीक है यहाँ पे माइनस ही आएगा, log 1 माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस साथ में आएगा, ठीक है। देन इसको हम पुट करेंगे इज इक्वल टू 0, सो माइनस n प्लस समेशन एक्स आई स्क्वायर और n के नीचे डिवाइड में 2 थीटा, इसके 2 थीटा स्क्वायर के स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते एलसीएम सेम बनाने के लिए, सो इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सी समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2 थीटा स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू n अपॉन 2 थीटा समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन n के इज इक्वल टू 2 थीटा स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सो समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन n के इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा किसके बराबर आया फिर, थीटा इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई के इंटू 1/n। क्या ये ऑप्शन है, समेशन दिस, हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या सिंपली देखा, ये अनबायसनेस और कंसिस्टेंसी। अनबायसनेस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। अगर किसी भी स्टैटिस्टिक का हम एक्सपेक्टेशन लेंगे वो थीटा पैरामीटर के बराबर आया तो हम बोल सकते हैं कि अनबायसनेस है, अनबायस एस्टिमेटर है, टू रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी में हम क्या करते थे, कंसिस्टेंसी के लिए आपको एक सिंपल सा फंडा चाहिए, वो है एमएलई। जिसको एमएलई निकालना आया वो कंसिस्टेंसी के कोई भी क्वेश्चंस कर सकता है, चाहे वो डिस्क्रीट है चाहे वो कंटिन्यूस है, ठीक है, या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से है या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से, दोनों पे हम एमएलई निकाल सकते हैं।
और जो हमने इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी, इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी क्या थी? देखो इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी एमएलई भी इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी शो करता है, मैं बताऊंगा। देखो इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे हम लगा सकते हैं। एक, जब हम कंसिस्टेंसी हमें दिखाना हो, दूसरा सफिशिएंसी दिखाना हो, यहाँ पे भी इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी यूज़ होगी, यहाँ पे भी इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी यूज़ होगी, और एमएलई और एमएमई मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर दोनों में हम लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एमएमई भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होते हैं, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड या मेथड ऑफ मोमेंट्स, दोनों क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, दोनों कंसिस्टेंट होते हैं। और जो कंसिस्टेंसी है इसमें इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी लगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी को हम प्रूव कर सकते हैं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स वो भी इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी होते क्या है, अगर मेरे पास एक टी स्टैटिस्टिक है, ये किसी थीटा पे कन्वर्ज कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी, देन इसका फंक्शन अगर 3t लेंगे वो 3 थीटा पे कन्वर्ज करेगा, ये है इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी। 3t क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं t लूँगा x, सो x का हमारे पास यहाँ पे ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू x या y इज इक्वल टू mx, यहाँ पे m क्या है, 3 है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या ये 1 है, बिल्कुल 1 है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, सो दिस इज 1 और इंक्रीजिंग भी है, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग पे एक्स क्यूब क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है और इंक्रीजिंग भी है, दोनों क्या होंगे, 1 फंक्शन होंगे, ठीक है। सो ये हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पास कंसिस्टेंसी। और सफिशिएंसी हम देखेंगे अभी, सफिशिएंसी होता क्या है, उसका क्वेश्चन भी है हमारे पास शायद। लेमन शेफे और राव ब्लैकलाइजेशन पे हमारे पास क्वेश्चन आज नहीं है, वो हम कल देखेंगे। और टेस्टिंग के भी क्वेश्चंस कल, कॉन्फिडेंस इंटरवल के भी क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, these 3 आर डन एंड डस्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये तो हमने किया, क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, ये दोनों सेम ही है। ये तो हमने किया, इसका ऑप्शन नंबर 3 अगर दोनों सेम ही है, देखा, दोनों से एक काम तो बच गया। नाउ लेट x1 x2 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल थीटा कमा 1 where theta is this is unknown, which of the following statistic is are sufficient। पहले आपको पता होना चाहिए sufficient statistic क्या होता है, sufficient statistic क्या होता है। जब हम अनबायसनेस पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी पढ़ते हैं, सो देखो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज बेस्ड ऑन सफिशेंट स्टैटिस्टिक, मतलब सफिशेंसी प्रिंसिपल पे जो हम पढ़ते हैं। इसको हम 3 तरीक़ों से डील करते हैं कि अगर हमें सफिशेंसी दिखाना होगा। पहला होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन थ्योरम, एंड जो दूसरा है हमारे पास दैट इज कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, एंड जो नंबर 3 है वो है कूपमैन, सबसे इजी कूपमैन्स फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कूपमैन्स फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कूपमैन्स फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फैमिली है, जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल फैमिली, जस्ट लाइक पॉइजन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल है, और कौन सा है, गामा है, दीज आर द एक्सपोनेंशियल फैमिली, मतलब ई, जिनमें ई आएगा, ठीक है। तो सफिशेंटी को, सफिशेंट प्रिंसिपल जो है, सफिशेंसी प्रिंसिपल है जिसमें हम सफिशेंट स्टैटिस्टिक प्रूव करते हैं, ठीक है। सफिशेंट स्टैटिस्टिक हमें इसमें दिखाना है कि इनमें से सफिशेंट क्या होगा,
सी इसका मैं आपको कूपमैन्स फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेता हूँ। ई लॉग यहाँ ई रेज पावर a1 थीटा so bxi plus cxi plus d of theta. This is my Koopmans form of distribution. So अगर मेरे पास फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास होता है समेशन एक्स आई दिस इज सफिशेंट फॉर थीटा। ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम यहाँ से निकालेंगे, ये आपका काम है यहाँ से कैसे हम निकालेंगे। बस मैं ये लिख रहा हूँ कि ई यहाँ पे फंक्शन कुछ ऐसे बनेगी 1/√2 सिग्मा। तो सिग्मा क्या है मेरे पास, सिग्मा इज़ 1 और म्यू इज़ थीटा माइनस ई रेज पावर -1/2 एक्स आई माइनस थीटा। सो इसको आप इस पे सेट जब करो तो ये क्या बनेगा, कूपमैन्स फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम कर रहे हैं, मतलब a1 थीटा बी एक्स आई। यहाँ से जो बी एक्स आई होगा t इज़ इक्वल टू बी एक्स आई, जो इसमें बी एक्स आई होगा वो होगा समेशन एक्स आई, मतलब समेशन एक्स आई इज़ सफिशेंट फॉर थीटा। अब यहाँ पे केस है, ये याद रखना, ये पूछते हैं जो पूरा रैंडम सैंपल होगा ना लेट x1 xn तक, ये पूरा सफिशेंट होगा। कब, जब समेशन एक्स आई थीटा के बराबर होगा, जो हमने वहाँ से देखा कि समेशन एक्स आई मतलब t इज़ इक्वल टू समेशन एक्स आई, दिस इज़ इक्वल टू बी एक्स आई। ठीक है, ये आप देख लेना, कूपमैन्स फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका काम है। ठीक है, तो यहाँ से देखो पूरा सैंपल ये सफिशेंट होगा, x1 फिर i इज़ इक्वल टू 2 से n तक जा रहा है तो ये भी सफिशेंट होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 फिर 4 तक, मतलब ये 4 और ये 3 पूरा मिला के n बनाते हैं। सो दिस इज़ अगेन सफिशेंट स्टैटिस्टिक एंड x1 x2 x3 ये भी क्या होगा, ये भी सफिशेंट स्टैटिस्टिक होगा, मतलब यहाँ पे चारों सफिशेंट स्टैटिस्टिक होंगे। ठीक है, यहाँ पे चारों सफिशेंट स्टैटिस्टिक होंगे। ये देख लेना आप, ये कूपमैन्स जो है ना ये देख लेना आप। ठीक है ना, ये कौन सा क्वेश्चन आया, टेस्टिंग का अभी नहीं होगा। और ये क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज़, ये कहाँ से आया, सीक्वेंस एंड सीरीज़। सो देखो इसमें क्या होगा, कर लेते हैं। हमें क्या है, ए एन, देखो यहाँ पे ए एन और बी एन हमारे पास दो सीक्वेंसेस है, मतलब ए एन और बी एन दो सीक्वेंसेस है, सच दैट ए एन ग्रेटर देन 0 बी एन ग्रेटर देन 0, गिवन दैट summation an converges and summation bn converges, यही लिखा है, नहीं summation bn diverges, summation bn डाइवर्ज कर रहा है, summation bn डाइवर्जेस। देन इनमें से हमें देखना है कि कौन सा ट्रू होगा, ये हमें देखना है। अगर हम लेंगे लेट ए एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज, मतलब ए एन स्क्वायर 1/n², लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n² टेंडिंग टू 0, मतलब कन्वर्ज का मतलब होता है दिस इज़ कन्वर्जेंट। हम एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट तब बोलेंगे जब वो किसी लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा या लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। फॉर एग्जांपल हम इसकी लिमिट निकालेंगे 1/n², ये किस पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा, इसकी लिमिट तो 0 है, तो यहीं पे कन्वर्ज का मतलब ये होता है। डाइवर्ज का मतलब क्या होगा, अगर bn मेरे पास 1/n है, याद रखना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n ऑलवेज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपने प्रूव कर चुके होंगे। जिनको नहीं पता है ना वो आज से इस चीज़ को याद रखना कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा हमारे पास। अगर an ये होगा 1/n तो ये डाइवर्जेंट होगा, ये हम प्रूव करेंगे सीरीज़ में कि ये कैसे डाइवर्जेंट है। यहाँ पे आप ये याद रख लेना कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सी अगर हम यही दो केस लेंगे, समेशन an प्लस bn, अगर हम इन दोनों का लिमिट लेंगे तो ये किसके बराबर है, an किसके बराबर है, 0 प्लस इन्फिनिटी,
तो मतलब ये कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है, 0 प्लस इन्फिनिटी विच आर नेसेसरली ट्रू। हाँ, ये तो नेसेसरली फॉल्स। इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे नेसेसरी फॉल्स दिखाना है कि जो होगा ये होगा। ये तो ट्रू है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये ट्रू है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ट्रू है, क्योंकि ये नेसेसरली, ये तो फॉल्स होगा, ये ट्रू कहाँ से होगा। अगर ये डाइवर्ज लिखते ना यहाँ पे तो ये ट्रू होगा। तो इस के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्या है मेरे पास, ये क्या होगा मेरे पास, ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू के फॉल्स। समेशन an प्लस ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास दिस इज फॉल्स, दिस इज हमेशा फॉल्स। क्यों, उन्होंने कहा कि ये कन्वर्ज करेगा, क्योंकि हमने अभी देखा an प्लस bn डाइवर्ज करेगा, तो ये फॉल्स है, ये नेसेसरी फॉल्स है। दोनों में अगर an डाइवर्ज कर रहा है, bn कन्वर्ज कर रहा है, तब भी ये डाइवर्जेंट ही होगा, तब भी ये डाइवर्ज ही करेगा। नाउ अब इस पे आते हैं, an प्लस bn क्या ये कन्वर्ज करेगी। देखो 0 हमने देखा an 0 है, bn क्या है इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी 0 ही बनाएगा, कितना भी बड़ा नंबर उसको मल्टीप्लाई करो 0 से 0 ही, मतलब 0 पे ये कन्वर्ज करे। दिस इज, ये क्या होगा, ये तो ट्रू है ना, ये तो फॉल्स नहीं है ना। इन्होंने कहा कि ये फॉल्स दिखाना, ये तो ट्रू है। नाउ समेशन an bn, समेशन an डिवाइड बाय bn। अब ये केस सबसे इम्पॉर्टेंट है, an डिवाइड बाय bn, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है इम्पॉर्टेंट, देखो कैसे। अगर मैंने समेशन लेट्स से मैंने an लिया 1/n क्यूब, ये क्या है, ये 0 पे कन्वर्ज करेगी। एंड bn लिया मैंने 1/n, ये क्या है इन्फिनिटी, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से देखूँगा समेशन an/bn दैट इज इक्वल टू समेशन व्हाट्स an 1/n क्यूब, व्हाट इज bn 1/n। सो n ऊपर चला जाएगा, n कैंसल, 1/n स्क्वायर, ये क्या है, ये 0 पे कन्वर्ज करेगी, दिस इज कन्वर्जेंट। देखो ये कन्वर्जेंट है। देन अगर मैं यहाँ पे लूँगा an इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर और bn लूँगा 1/n, इस चीज़ को समझना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समेशन an डिवाइड बाई bn। सो समेशन an क्या है 1/n स्क्वायर, दिस इज n, तो ये क्या बना समेशन 1/n जो है डाइवर्ज। तो ये सीरीज मतलब सॉरी ये सीक्वेंस जो an डिवाइड बाई bn है हमारे पास, ये कन्वर्ज भी कर रही है, डाइवर्ज भी कर रही है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये नेसेसरली फॉल्स नहीं है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है, ये नेसेसरली फॉल्स नहीं है। नाउ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज समेशन bn/an। bn अगर मैं लूँगा, bn डाइवर्ज कर रहा है ना, bn मैं अगर लूँगा 1/n ओवर an क्या है कन्वर्ज कर रहा है 1/n स्क्वायर। सो n कैंसल, लिमिट n टाइम टू इन्फिनिटी कहाँ जाएगा इन्फिनिटी, मतलब ये डाइवर्ज कर रहा है, इन्होंने बोला कन्वर्ज कर रहा है, तो ये फॉल्स है। तो इनमें नेसेसरी फॉल्स कौन सा होगा, ए पार्ट और डी पार्ट, ये भी ट्रू है, ये ट्रू और फॉल्स हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन टिक करना होगा, आप ए और डी को टिक कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। ये क्वेश्चन हमने देख लिया कि इसमें हमने कंसिस्टेंसी, वो इन्वेरियंस प्रॉपर्टी में शायद कन्फ्यूजन मत हुआ होगा कि मैंने क्या बोला था, टी टेंडिंग टू टी इज कन्वर्जेंट टू थीटा, मतलब टी कन्वर्जेस टू थीटा इन प्रोबेबिलिटी। सो टी स्क्वायर या टी क्यूब कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा क्यूब, दिस इज इन्वेरियंस प्रॉपर्टी माई, ठीक है। अनबायसनेस में हम क्या देखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, और कंसिस्टेंसी में मैंने आपको बोला था MLE से प्रूव करो, ठीक है। यहाँ एक्सपेक्टेशन निकालो सीधे, फिर वेरिएंस निकालो, अगर वेरिएंस टेंडिंग एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेरिएंस ऑफ x टेंडिंग टू 0 आया, तो हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी है, क्योंकि दो प्रॉपर्टी है ना उसमें, एक एक्सपेक्टेशन ऑफ x i थीटा के बराबर आना चाहिए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ फाइनाइट आनी चाहिए इसकी वैल्यू, और वेरिएंस ऑफ x i टेंडिंग टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज किंचन्स वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। देन इसमें हमने क्या देखा था, MLE से किया था, ये तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देन इसमें मैंने कूपमैन्स फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, वो मैंने आपको बताया वो कैसी फॉर्म होती है। एंड कूपमैन्स फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस पे हम यूज़ करते हैं, कि जब एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होगा हमारे पास, एंड पूरा जो सैम्पल है वो हमेशा ये सफिशेंट स्टैटिस्टिक होता है,
ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो सीक्वेंस का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है, तो मैंने स्टार्ट की है, मतलब जैसे इन्फ्रेंस के मैंने 5-6 क्वेश्चन आज कराए, तो नेक्स्ट लेक्चर में UMV UE सफिशेंसी कंप्लीटनेस पे और क्वेश्चंस होंगे, देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे या कॉन्फिडेंस इंटरवल पे और क्वेश्चंस होंगे, मतलब ऐसे ही 5-5 6-6 क्वेश्चंस इन्फ्रेंस पे होंगे जो प्रीवियस ईयर से मैंने लिए, ठीक है। तो कमेंट में लिख लेना कि दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।